नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं JSSC PGT का जो 3 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी का पेपर, उसको देख लेते हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक हमने 2 पार्ट में वीडियो को देख लिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जिससे कि पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 देखें तो इसमें दिया हुआ है कि किसी विशेष क्षेत्र या काल की पशु प्रजातियों को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पशु प्रजाति की बात की गई है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, मतलब जंतु के लिए फौना का उपयोग करते हैं। और फ्लोरा जो होता है आपका पौधों के लिए किया जाता है। सही जवाब ए है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिमलीपाल बायो रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। सही जवाब सी है। अगला 104, रबर निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है। तो रबर कहाँ पाई जाती है, जहाँ बरसात अधिक होता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड में 2 मुख्य द्वीप कौन से हैं, मतलब कौन कौन से 2 द्वीप हैं। तो उसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक, जो 2 द्वीप हैं ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। सही जवाब ए है इसमें। ठीक, उत्तरी द्वीप पर ही न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रीय भूगोल डैश भौतिक क्षेत्रों में विभाजित है। कितने क्षेत्रों में, 5। तो सही जवाब का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, विश्व का प्रथम मानचित्रकार किसे माना जाता है। तो विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, एनाक्सिमेंडर। ठीक, एनाक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व मानचित्र को मापक पर बनाया था। सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रसंभाव्यतावाद किस के द्वारा इजाद किया गया था, मतलब प्रोबेबिलिज्म किसके द्वारा दिया गया था। तो ये कौन थे, OH स्पेट महोदय। अगर ग्रिफिथ टेलर महोदय की बात करें तो उन्होंने नवनियतिवाद को दिया था। ठीक है, और ब्लास महोदय, इसमें ब्लास महोदय जो है तो इन्होंने संभववाद को दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ठीक है, और मात्रात्मक क्रांति के ही विरोध में व्यवहारवाद ये सब आए थे। अगर प्रत्यक्षवाद को देखा जाए तो प्रत्यक्षवाद अगस्त काम्टे इसके मतलब कि संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि प्राचीन मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अंतःक्रिया को क्या कहा जाता था। गैर नियतवाद, पर्यावरणीय नीतिवाद, संभावनावाद, विकल्पों में से कोई नहीं। तो प्राचीन समय में प्रबल शक्तियाँ, मतलब प्रकृति की जो प्रबल शक्तियाँ थी और मानव का अंतःक्रिया, वो मतलब इसमें मानव क्या था, प्रकृति का गुलाम था, दास था। तो पर्यावरण नियतिवाद से संबंधित था। ठीक, सही जवाब भी है। लेकिन संभववाद में क्या हुआ कि इसमें मानव ने कहा नहीं, मैं प्रकृति का दास नहीं हूँ, मैं अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर प्रकृति के द्वारा बनाई ही चीज़ें में हस्तक्षेप कर सकता हूँ। लेकिन जब आगे नवनियतिवाद आता है तो बोलते हैं कि प्रकृति और मानव दोनों अपने अपनी जगह पर सही है। प्रकृति जब अवसर प्रदान करती है तभी मानव कोई कार्य कर पाता है। प्रकृति मतलब मानव जो है प्रकृति के ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि नवनियतिवाद में कि जो प्रकृति है चौराहे पर खड़ी हुई ट्रैफिक पुलिस के समान है, जो किसी यात्री के या गंतव्य को कम तथा धीमा कर सकती है, लेकिन उसकी दिशा को नहीं बदल सकती। ठीक है, क्वेश्चन में 111 दिया है कि डैश मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है,
इसमें भौतिक भूगोल दिया हुआ है, ये सही है, जबकि जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल सभी मानव भूगोल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव और पर्यावरण के बीच संबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार है। तो अगर सूझबूझ से अगर काम लिया जाए, ठीक, तकनीकी के विकास करके, तो मानव पर्यावरण के बीच संबंध मतलब मजबूत हो सकते हैं। तो इसमें सही जवाब बी है। अगला 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, विकल्पों में से सभी। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है इसमें तीनों हैं। अगर प्राकृतिक घटक देता तो इसमें केवल जन्म दर और मृत्यु दर होता, जबकि इसमें दिया है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है। तो इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन, जिसको प्रवास बोलते हैं, तीनों है। तो विकल्पों में से सभी जो है डी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भू आकृतियाँ, औद्योगिकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण दोनों। तो जो आर्थिक कारक है जनसंख्या के लिए कौन सा प्रभावित कर, औद्योगिकरण और शहरीकरण, क्योंकि जनसंख्या को अक्सर आप देखेंगे कि जहाँ पर उद्योग रहेगा वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या संकेंद्रण देखा जाता है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मतलब जाना चाहती है, या फिर शहरों में, ठीक, जहाँ पर उद्योग धंधे हों। तो सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जो है पूरा नृविज्ञान। सही जवाब इसमें बी है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, मतलब इसके जनक कौन है। तो नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर महोदय जी इससे रिलेटेड है। सही जवाब है, इन्होंने कहा था रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक, गो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 117 है कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन हैं। आर्थिक और सामाजिक, भौतिक और शहरी, राजनीतिक और ऐतिहासिक, भौतिक और मानव। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें भौतिक और मानव, क्योंकि मानव भूगोल की भूगोल की दो शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिवास गंगा के जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। तो गंगा के जलोढ़ मैदान में जो क्लस्टर अधिवास होता है इससे रिलेटेड है। इसमें सही जवाब ए है, संहत अधिवास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 है कि वह मतलब डैश देकर दिया है कि वह आधार है जिस पर भारत की जनगणना प्रवासन पर विचार करती है। तो भारत की जनगणना किस पे विचार करती है। जन्म स्थान, निवास स्थान, मृत्यु स्थान, जन्म स्थान और निवास स्थान दोनों। तो जन्म और निवास मतलब जो है दोनों पे वो ध्यान देती है। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ बचपन से, ठीक, उसका जन्म स्थान हो गया। उसके बाद वो फिर बड़ा हुआ कमाने के लिए मान लीजिए महाराष्ट्र या मुंबई में चला गया है, तो वहीं पर रहने लगा धीरे धीरे। तो उसका जब जनगणना होगा या तो यहाँ रहेगा यहाँ पर होगा, वहाँ पर रहेगा वहाँ पे होगा। ठीक है, एक जन्म स्थान हो गया, एक निवास स्थान। सही जवाब इसमें डी है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि डैश दिया हुआ है अधिवासों में एक क्षेत्र में आवास का एक साथ व पास पास होते हैं, मतलब पास पास जो आवास होते हैं उसको क्या बोलते हैं। केंद्रीकृत, न्यूक्लियड या क्लस्टर जो होता है अधिवास वो होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं अधिवास जो होते हैं नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण अधिवासों की स्थिति को प्रभावित करता है। जलापूर्ति, भूमि रक्षा, विकल्पों में से सभी। विकल्पों में से सभी है। तो ग्रामीण जो अधिवास को प्रभावित करते हैं ये सभी हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी अधिवास जब स्थापित होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जलापूर्ति की व्यवस्था देखी जाती है, भूमि कैसी है, वहाँ पे रक्षा के साधन क्या है, सब मतलब देखा जाता है। ठीक, तो इसमें सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि वह अधिवास जिसमें घर सघन और घनिष्ठ रूप से निर्मित होते हैं, सघन मतलब नज़दीक नज़दीक, क्या कहलाते हैं। तो इसको संहत अधिवास बोलते हैं। ठीक, क्लस्टर सेटलमेंट।
क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दोस्तों ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। ठीक, इसे आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक मॉडल, ठीक, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें सॉल कोहेन है, इनके द्वारा दिया गया था। तो सही जवाब ए है। अगला 125 है कि भारत डैश गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी। तो इसमें सही जवाब ए होगा, उत्तरी पूर्वी, क्योंकि ग्लोब में हम देखते हैं तो हमारा भारत जो है कहाँ पे दिखाता है, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, तो हमारा भारत इसी पर यहीं पे दिखता है। ठीक, तो ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो मतलब उत्तर और पूर्व में। ठीक, सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि विजेता शक्ति या औपनिवेशिक शक्ति की सांस्कृतिक विशिष्टता की परवाह किए बिना दो देशों के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। ज्यामितीय सीमा, अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा या अवशेष सीमा। इसको अध्यारोपित सीमा बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसका एक उदाहरण है। ज्यामितीय सीमा का, अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा या अवशेष सीमा। तो इसमें सही जवाब डी होगा, अवशेष सीमा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की पहचान कीजिए। तो इसमें दिया हुआ जापान, फ्रांस, यूएसए, लाटविया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो लिंगानुपात है इसमें लाटविया में है। अगर लाटविया नहीं दिया होता तो अगर विश्व में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला देश देखे तो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, रूस में है। ठीक, इसमें लाटविया दिया है तो लाटविया सही है, सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 129 डैश है विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग जो है ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग, सही जवाब डी है। ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग जो है रूस में पड़ता है, जो कि व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राड तक जाता है। ठीक, लगभग इसकी लंबाई 9500 किलोमीटर है। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश भूमि के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। तो इसमें सही जवाब है आपका ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है थाईलैंड, सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 132 चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, यांगटीसी क्यांग। ठीक, दूसरे नंबर पर वांगहो है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 133 ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत जो पिको दा नेब्लिना है। ठीक, ब्राज़ील और वेनेजुएला के सीमा पे है। ठीक, सही जवाब भी है। क्वेश्चन नंबर दिया है भारत की बहुस्तरीय योजना में राज्य स्तर के नीचे सामान्यतः कितने स्तर होते हैं। तो राज्य स्तर के नीचे 3 स्तर होते हैं। ठीक, एक जिला स्तर हो गया, दूसरा हो गया ब्लॉक स्तर, तीसरा हो गया ग्राम पंचायत स्तर। ठीक, तो सही जवाब इसमें बी है। भारत में योजना आयोग का स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया। तो इसको नीति आयोग ने लिया योजना आयोग के स्थान पे। ठीक, सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 136 ज्वालामुखी विस्फोट मतलब किसमें घटित नहीं होते हैं। तो इसमें आपका सी, बाल्टिक सागर जो है इसमें घटित नहीं होते हैं, सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 137 है समुद्री वायु दिन के समय किस दिशा की ओर बहती हैं। तो समुद्री वायु जो है दिन के समय समुद्र से भूमि की तरफ बहती हैं। ठीक, सही जवाब है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसकी अपेक्षा स्थल भाग जो होता है तेज़ी के साथ गर्म होता है, तेज़ी के साथ ठंडा होता है।
तो दिन के समय जब सूर्य की किरणें, ठीक, दिन के जब सूर्य की किरणें स्थल भाग पे पड़ती हैं तो ये तेज़ी के साथ गर्म हो जाती है और यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, जबकि समुद्री भाग जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, इसके अपेक्षा ये ठंडा रहता है। तो यहाँ से हवाएं जब ऊपर उड़ जाती हैं तो इसका स्थान लेने के लिए भारी हवाएं नीचे से जाती हैं, ठीक है। तो दिन के समय जो समुद्री समीर चलता है समुद्र से भूमि की तरफ, ठीक, जबकि इसके विपरीत रात्रि के समय में स्तरीय समीर भूमि से समुद्र की तरफ चलता है। 138 ध्रुवीय क्षेत्रों में तीव्र गति से चलने वाली ठंडी बर्फीली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो उनको बोलते हैं बर्फ के तूफान, ब्लिजर्ड, ठीक, सही जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 139 डैश दिया है, विस्फोट अत्यधिक विस्फोट होते हैं जो राख के स्तंभ बनाते हैं जो समताप मंडल में कई दसियों मील तक फैलते हैं और एक छतरी के आकार में फैल जाते हैं। वो किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? तो प्लीनियन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एक रोमन भूगोलवेत्ता प्लिनी करके थे, इन्हीं के नाम पे प्लीनियन ज्वालामुखी पड़ा हुआ है, क्योंकि जब प्लीनियन प्रकार के जो ज्वालामुखी था, विसुवियस इसको बोलते हैं, इसका नाम है, जब इसका विस्फोट हुआ था इसी विस्फोट में उनकी डेथ हो गया था, ठीक है। उन्हीं के नाम पे प्लीनियन टाइप का इसे वोल्केनो बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 140 है कि इनमें से काष्ठ भूआकृतियों के विकास के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? ठीक, इसका दिया है, इसका भूजलीय स्तर से ऊपर होना चाहिए, ये सही है, मतलब जो जल है भूजलीय स्तर जो है ग्राउंड वाटर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। चूना पत्थर का छिद्रित नहीं होना, ये गलत है, क्योंकि चूना पत्थर अगर छिद्रित नहीं हुआ, जानते हैं कि जल में जो होता है चूना पत्थर प्रदेशों में जल घुलकर उनको छिद्रित करके जल अंदर जाता है, जिससे गर्तनुमा क्योंकि भूआकृतियाँ जो बनती हैं काष्ठ प्रदेशों में वो धरातल के नीचे बनती हैं, ठीक। और कार्बनीकरण, क्योंकि जल में कार्बन जब मिलता है तो कार्बनीकरण उसमें घोल से बड़े बड़े जैसे लैपिज हो गया, डोलाइन हो गया, फिर पोल्जे हो गए, ये सब अस्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आयोग ने इसका विकल्प डी माना है, जबकि इसका विकल्प ए और सी होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 141 है, डैश दिया हुआ है, चूना पत्थर लिपोलॉजी की अत्यधिक नालीदार और खुरदरी सतह है जिसमें कम कटक और शिखर होते हैं को क्या बोलते हैं? तो उसको लैपिज बोलते हैं, ठीक, सही जवाब सी है। क्योंकि आप देखेंगे चूना पत्थर प्रदेशों में डोलाइन इस प्रकार से अस्थलाकृति बनती है, ये वाला उससे थोड़ा बड़ा बनता है, सबसे बड़ा पोल जो होता है जिसको राजकुंड बोलते हैं, ठीक। लैपिज जो अस्थलाकृति होती हैं ये इस प्रकार से कटीली होती हैं, जिस पर नंगे पांव चलना, मतलब आप उस पर नंगे पांव नहीं चल सकते, और उसके बीच बीच में नालीदार आकृतियां होती हैं, ठीक। इसका सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि रात के समय पहाड़ी ढलान से बहने वाली ठंडी और घनी निचली वायु को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? कटावेटिक विंड। 143 क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल को समताप मंडल जो अलग करती है परत उसको ट्रोपोफाज, ठीक है, मतलब कि क्षोभ सीमा बोलते हैं। और क्षोभ सीमा की विशेषता है कि क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई के साथ जो तापमान क्षोभमंडल में कम होता है, यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान मतलब कि गिरना बंद हो जाता है, ठीक। तो इसमें सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बल क्षैतिज दाब प्रवणता बल की तुलना में बहुत अधिक क्या होता है? मजबूत, बड़ा, कमतर या के बराबर? तो यह बहुत बड़ा होता है, ठीक। इसको आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे, बहुत कक्षा 11 का एनसीईआरटी जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आपको जलवायु विज्ञान वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 145 है कि डैश दिया हुआ है, शब्द का उपयोग किस विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को सूचित करने के लिए किया जाता है? तो उनको क्या बोलते हैं? जंतु, फौना, ठीक। सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 146 दिया हुआ है कि मंगल शब्द का प्रयोग किस प्रकार की वनस्पति के लिए किया जाता है?
तो यह कच्छ वनस्पति मैंग्रोव के लिए किया जाता है। 146 का ए। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति वाली है जो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट की स्किन तक ही सीमित है? प्राथमिक तरंग, माध्यमिक तरंग, लॉन्ग एल तरंग या विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब है सी, एल तरंग। ठीक, क्योंकि जो प्राथमिक तरंग है वो सबसे पहले भूकंप पे जो उत्पन्न होती है, जो तरंग सबसे पहले प्राथमिक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक, ये पूरे पृथ्वी के क्रस्ट तक ये जाती है, क्योंकि ये तीनों माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम गुजरती है। और यह तरंगें जो होती हैं वे ठोस माध्यम तो गुजरती हैं, लेकिन ये तरल माध्यम में जाने पर विलुप्त हो जाती हैं। और जो यल तरंग होती है ये पृथ्वी के क्रस्ट तक ही सीमित होती हैं। ठीक, सही जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 148, जिन जल निकायों में पोषक तत्वों की सांद्रता कम होती है वे क्या कहलाते हैं? नेरिटिक प्रांत, बेंथोस जोन, तटीय जोन या ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र? तो इसको सही जवाब है डी, ओलिगोट्रॉफिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 149, ज्वार भाटा का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, महासागरीय धाराएं, भूकंपीयता, वायु? तो इसमें सही जवाब है ए, गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होती हैं तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, और उच्च ज्वार जो होता है आपका पूर्णिमा और अमावस्या का आता है, और जो निम्न ज्वार या होता है तो सप्तमी और अष्टमी को आता है। ठीक, सही जवाब ए है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आबादी का सांख्यिकी अध्ययन है और यह अंतरिक्ष और समय पर आबादी के आकार, संरचना और संचलनों की जांच करता है? तो यह जनसांख्यिकी जो है, डेमोग्राफी जो है जनसांख्यिकी या जनसंख्या भूगोल है, इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था जीएसएससी पीजीटी ज्योग्राफी का 150 पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपने पहले या दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आपके जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।